नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका से राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर हमले की, निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख की, देखेंगे राष्ट्रपति शासन की मांग पर जस्टिस गवई की बड़ी टिप्पणी को, ईडी के खिलाफ कांग्रेस के बड़े आंदोलन को, जानेंगे कैसे शरद और अजीत पवार ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में वेटिकन में निधन, लंबे वक्त से थे बीमार, वेटिकन सिटी में 9 दिनों का शोक। बीजेपी के इकबाल सिंह का दिल्ली का नया मेयर बनना तय, आपका चुनाव से किनारा, कहा 4 इंजन वाली सरकार चलाए बीजेपी, अब नहीं चलेगा बहाना। पत्नी बच्चों के साथ 4 दिन के भारत दौरे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ स्वागत, पहले दिन दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर किया विजिट। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 855 अंकों की तेजी के साथ 79,408 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 273 अंकों की बढ़त के साथ 24,125 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, जिसे लेकर वो सुर्खियों में बने हुए हैं। कांग्रेस सांसद ने बोस्टन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के सिस्टम में ही गड़बड़ी है। तो राहुल के संबोधन में किन मुद्दों पर हुई बात, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। इस बार उन्होंने अमेरिका की धरती से चुनाव आयोग पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि ये साफ है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। कांग्रेस सांसद फिलहाल अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली का मुद्दा फिर उठाया और कहा कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं है उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया, इसके बाद 5:30 से शाम 7:30 के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। महज 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक मतदाता को वोट डालने में लगभग 3 मिनट लगते हैं, और अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका मतलब ये होगा कि रात 2 बजे तक मतदाताओं की लाइनें लगी रही और वो पूरी रात मतदान करते रहे, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। उन्होंने आगे बताया कि हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कानून में भी बदलाव कर दिया ताकि हम आगे वीडियो के बारे में सवाल ही न कर सके। हमने इसे सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैंने इसे कई बार कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लंबे वक्त से सवाल उठ रहे हैं। फर्जी तरीके से वोटर्स जोड़े जाने के आरोप लगाए गए। हाल ही में महाराष्ट्र के एक सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी ने भी ईवीएम में धांधली को लेकर बड़ा खुलासा किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। बहरहाल राहुल गांधी के तेवरों से साफ है कि वो इन मुद्दों को उठाना नहीं छोड़ेंगे। अब इस पर सरकार का क्या रुख होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी के बयान से चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, तो सवालों में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी घिरे हुए हैं। दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो रही हैं, तो अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में भी अर्जी दी गई है, जिससे बीजेपी सांसद के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला शुरू किया जा सके। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद से देश भर में उनके बयान की आलोचना हो रही है और बीजेपी आलाकमान पर सवालों की बौछार हो रही है। और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां कोर्ट के तेवर ने बता दिया है कि वो मामले में बहुत सख्त रवैया अपनाएगा। दरअसल निशिकांत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल की गई। वहीं बीजेपी सांसद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक में कहा कि केस फाइल कीजिए, इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने दुबे की टिप्पणियों के बारे में हाल में आए एक समाचार का हवाला दिया और कहा कि वो अदालत की अनुमति से अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आप इसे दायर करें, दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले का उल्लेख जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने किया गया। अब इस मामले में कोर्ट ने जिस तरह 2 टूक जवाब दिया है, वहीं इससे पहले एक और वकील ने अटॉर्नी जनरल से अवमानना का मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। यानी निशिकांत दुबे बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के तेवर बता रहे हैं कि निशिकांत दुबे को लेकर उसका रुख बेहद सख्त है। तो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा पर भी कोर्ट ने चिंता जताई है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक्शन लेने की डिमांड को खारिज कर दिया है। इसे लेकर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में।
मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई। वकील विष्णु शंकर जैन ने जस्टिस BR गवई की बेंच के सामने मामले में सुनवाई की मांग की। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस BR गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को ये आदेश देने के लिए रिट जारी करें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। वकील जैन ने कोर्ट को बताया कि कल के लिए याचिका पहले ही सूचीबद्ध है और वो राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। दरअसल जस्टिस BR गवई ने कहा कि हम पर आरोप लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम देश के राष्ट्रपति को आदेश जारी करें। अब सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई है। जस्टिस गवई की ये टिप्पणी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में जितने भी गृहयुद्ध हो रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और CJI संजीव खन्ना जिम्मेदार है। इस मामले पर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं पार्टी ने अपने सांसद के इस बयान से कन्नी काट ली है। ऐसे में ये बयान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी चर्चा में रहा है। जस्टिस गवई की टिप्पणी की हर तरफ चर्चा हो रही है तो चर्चा ईडी के खिलाफ कांग्रेस के अभियान की भी हो रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पहली चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम जोड़ा गया है, जिसे लेकर कांग्रेस में भारी नाराजगी दिखाई दे रही है और अब ईडी के इस कदम के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेताओं ने देश के अलग अलग कोने से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्रीय एजेंसी समेत मोदी सरकार पर निशाना साधा। तो कैसे कांग्रेस के विरोध ने बढ़ाई मोदी सरकार और ईडी की मुश्किलें, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सीधे तौर पर बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। मोदी सरकार ईडी के जरिए कांग्रेस को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। मामले में ईडी की पहली चार्जशीट में कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम भी शामिल था। इस चार्जशीट के सामने आने के बाद ही कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसी ईडी के साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। कांग्रेस का सच भाजपा का झूठ नाम से पार्टी के इस आंदोलन की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके तहत कांग्रेस नेताओं ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत तमाम राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीधे तौर पर ईडी की चार्जशीट को चुनौती दी है और साफ कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, सच के साथ खड़े रहेंगे, सच के लिए आवाज उठाते रहेंगे। पार्टी नेताओं ने एक बार फिर बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। पूर्व CM और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि आखिर बीजेपी को 400 पार सीटें क्यों चाहिए थी ताकि ये संविधान को बदल सके। पार्टी नेताओं ने संघ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संघ देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि RSS के इशारे पर कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर संघ और बीजेपी को बुरी तरह से घेर लिया है और ये तो अभी केवल शुरुआत है। कांग्रेस का ये अभियान 21 से 27 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कांग्रेस नेता 57 शहरों में 57 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिससे एक बात तो तय मानी जा रही है कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस के विरोध ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो मुश्किल में बीजेपी महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अजीत पवार के बीच भी मुलाकातें बढ़ने लगी हैं, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत मिलने लगे हैं। चर्चा है कि राज्य में बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं, जहां एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब चाचा और भतीजे के बीच भी दूरियां कम होने लगी हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अजीत पवार के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी हैं। बीते 1 महीने में ही शरद पवार और मुख्यमंत्री अजीत पवार के बीच 3 बार मुलाकात हो चुकी है और चौथी मुलाकात 21 अप्रैल को पुणे के शुगर कमिश्नरेट में हुई। दरअसल पुणे के सरसन कॉम्प्लेक्स में कृषि में AI तकनीक के उपयोग विषय पर एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में दोनों की मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात को लेकर शिवसेना में असंतोष भी देखने को मिला। कुछ शिवसेना नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की। इससे पहले 22 मार्च को वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद 10 अप्रैल जय पवार की सगाई में पूरा परिवार जमा हुआ था। इसके बाद शरद पवार और अजीत पवार रयात शिक्षा संस्थान के कार्यक्रम में भी एक साथ मौजूद थे, जहां शरद पवार और अजीत पवार ने कुछ फैसले भी लिए। उनके इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। चर्चा तो यहाँ तक हो रही है कि अजीत पवार घर वापसी कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है, अजीत और शरद पवार दोनों साथ आते हैं, तो इससे बीजेपी की टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है।
पहले शिवसेना और अब एनसीपी महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी उसकी परेशानी बनते दिखाई दे रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने देश में दलित और आदिवासियों की परेशानी को दूर करने की कोशिश तेज कर दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए एक मजबूत कदम उठाया है। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, जिसके जरिए बड़ी अपील की है। तो क्या अपील की राहुल गांधी ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अब सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस 3 राज्यों में रोहित वेमुला एक्ट लाने की तैयारी में है। राहुल ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने रोहित वेमुला एक्ट लागू करने की अपील की है। राहुल ने कहा कि जातीय भेदभाव खत्म किए बिना तरक्की मुमकिन नहीं है, इसलिए वेमुला एक्ट लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने सीएम सुक्खू और रेवंत रेड्डी को लिखी चिट्ठी एक्स पर शेयर की है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि जब तक हर छात्र को बिना भेदभाव के सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखने के बाद मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर रोहित वेमुला एक्ट लागू करने का आग्रह किया है। कांग्रेस पार्टी हर बच्चे को शिक्षा तक समान पहुंच दिलाने और जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी ने बीते दिनों दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्रों से मुलाकात की थी, जिसके बाद राहुल ने बताया कि किस तरह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। दशकों बाद भी लाखों छात्र हमारी शिक्षा व्यवस्था में जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे हैं और अब राहुल गांधी का ये कदम खासकर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो मोदी सरकार की कोशिशें फेल होती दिखाई दे रही हैं। जिस योजना को मोदी सरकार गेम चेंजर बताती थी, अब उस योजना के लिए उसके पास बजट ही नहीं है। योजना के बजट को आधा कर दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बीजेपी वादे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन उन्हें या तो पूरा नहीं करती, और अगर किसी योजना को शुरू भी करती है तो कुछ समय बाद उसमें कोई न कोई दिक्कत आ जाती है। ऐसा ही कुछ जल जीवन मिशन योजना में हो रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। इसके तहत लक्ष्य रखा गया था कि 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसे हर घर जल कार्यक्रम का नाम दिया गया था, लेकिन 5 सालों में इसका केवल 75% लक्ष्य ही हासिल किया जा सका है। अब बचे हुए 4 करोड़ नल कनेक्शन 31 दिसंबर 2028 तक देने का प्रस्ताव है। लेकिन अब सामने आई एक जानकारी ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है। एक रिपोर्ट में मिली जानकारी के मुताबिक जल शक्ति मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 2.79 लाख करोड़ रुपए का फंड मांगा था, लेकिन एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की बैठक में इसके लिए सिर्फ 1.51 लाख करोड़ के फंड की सिफारिश की गई, यानी फंड में 46% कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। अब जब केंद्रीय फंडिंग में कटौती की गई है और अगर इस योजना को पूरा किया जाएगा तो पैसे की कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्यों पर पड़ सकती है। इस रकम के 4 सालों में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। केंद्रीय फंड में कटौती की वजह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित 3 राज्यों पर 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद अब ये योजना अधर में लटक जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जिस जुडिशरी के दम पर 2014 से बीजेपी ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी, आज उसी जुडिशरी के साथ में उसका 36 का आंकड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के एक सांसद रोज रोज सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे गरिया रहे हैं। इस पर मौके की नज़ाकत को देखते हुए बीजेपी ने अपने आप को उनके बयानों से अलग कर लिया है। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो सबको पता है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।